हिंद प्यारे साथियों, यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दिसंबर 2022 वाले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के बारे में कि उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, फॉर्म कब से शुरू होंगे, एग्ज़ाम कब होगा, नया पैटर्न होने वाला है या पुराना ही पैटर्न रहेगा, क्या अपेयरिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट में बदलाव आएगा। जो पहले वाली एज लिमिट थी 31 साल वाली, तो क्या उसको बदला गया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि नेट जेआरएफ क्या है। कुछ मेरे प्यारे साथियों को ये भी नहीं पता अभी कि नेट जेआरएफ है क्या, तो इन सभी के बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय कुमार शर्मा, मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ है, जिसमें एक ये मेरा जेआरएफ अवार्ड लेटर है जो आप देख सकते हैं। ये हमारे बैच का रिजल्ट है। सबसे पहले यदि मैं आपको अपने फर्स्ट पेपर के बैच का रिजल्ट दिखाऊं, जो अभी जो रिजल्ट आया है दिसंबर 2021 और जून 2022 वाले नेट जेआरएफ का जो रिजल्ट आया है, तो वो मेरे बैच का रिजल्ट दिखा देता हूँ प्यारे साथियों। देखो, फर्स्ट पेपर के बैच में हमारे यहाँ पर टोटल 332 कैंडिडेट थे और फर्स्ट पेपर के सेकंड बैच में हमारे 208 कैंडिडेट थे। टोटल 621 कैंडिडेट थे हमारे फर्स्ट पेपर के बैच में। अब इसका मैं रिजल्ट बताने वाला हूँ आपको। देखो, अंकिता और निर्मा के 42 क्वेश्चन ठीक हुए थे, रवि सिहाग और पूनम के 41 क्वेश्चन थे, रामचरण और कोमल के 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, सही थे ये। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 6 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक थे। ये मेरा ऑलवेज टारगेट रहता है और मेरा टारगेट यहीं तक नहीं रहता, मेरा तो बहुत बड़ा टारगेट रहता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हों जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हों। ठीक है, 78 मार्क्स वाले टोटल 8 कैंडिडेट थे फर्स्ट पेपर में, 76 मार्क्स वाले टोटल 12 कैंडिडेट थे, 74 मार्क्स वाले टोटल 20 कैंडिडेट थे, 72 मार्क्स वाले टोटल 32 कैंडिडेट थे और 70 मार्क्स वाले टोटल 48 कैंडिडेट थे। इस तरीके से हमारे बैच का रिजल्ट था जो अभी फिलहाल में आया है उसमें। अब देखो, यहाँ पर फर्स्ट पेपर का बैच स्टार्ट हो चुका है। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट पेपर के बैच का चार्ज केवल 1100 रुपये, ज्योग्राफी के बैच का चार्ज केवल 1300 रुपये। बैच कंप्लीट हिंदी में मिलेगा आपको। तो जो कैंडिडेट हिंदी मीडियम से हैं और उनका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, वो तो हर हाल में यहाँ पर बैच ज्वाइन करें। पूरे भारत की मैं बात करूँ तो पूरे भारत में एक दो ही बैच हैं जो कंप्लीटली हिंदी मीडियम में आपको अवेलेबल होंगे या कंप्लीटली हिंदी मीडियम आपको मिलेंगे फर्स्ट पेपर के लिए। बाकी जो मोस्टली जो बैच हैं या तो इंग्लिश मीडियम के हैं या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों को आपस में एक साथ मर्ज करके पढ़ाते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चों का जेआरएफ क्वालिफाई क्यों नहीं हो पाता? हिंदी मीडियम वाले बच्चों को फर्स्ट पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि वो इंग्लिश बैच ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों वाला बैच ज्वाइन कर लेते हैं। लिखा हुआ है इंग्लिश में रहता है, मास्टर इंग्लिश में समझाता है, लेकिन कुछ वर्ड वो हिंदी का यूज करता है। जो नॉर्मल शब्द है वो हिंदी के यूज कर लेता है, जो मेन कीवर्ड है वो इंग्लिश के यूज करता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को उस टाइम बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब वो पेपर देने के लिए बैठता है और जब हिंदी के शब्द का पर्यायवाची शब्द देखता है तो उसके फिर हवा टाइट हो जाती है और फिर वो पेपर पास नहीं कर पाता, पेपर में स्कोर नहीं कर पाता। बहुत अच्छी खासी मेहनत के बावजूद वो पेपर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। तो मेरा तो आपको पर्सनली सजेशन ये रहेगा, आप हिंदी मीडियम से हैं तो केवल हिंदी मीडियम का बैच ज्वाइन करें, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो केवल इंग्लिश मीडियम का बैच ज्वाइन करें। आप हिंदी इंग्लिश दोनों का कंबाइंड बैच कभी मत ज्वाइन करें, वरना कोई फायदा नहीं, आपको केवल नुकसान ही होने वाला है। तो यहाँ पर चाहे ज्योग्राफी का बैच लो चाहे फर्स्ट पेपर का, फिलहाल में केवल हिंदी मीडियम में बैच अवेलेबल है। ठीक है, और ये मेरा ऑलवेज टारगेट है। देखो, अब की बार अंकिता और निर्मा, इनके 42 क्वेश्चन ठीक हुए। मेरा टारगेट है कि अगले बैच में कम से कम 5-7 ऐसे कैंडिडेट हो जिनके 45 क्वेश्चन ठीक हो और कम से कम 15-20 ऐसे कैंडिडेट हो जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो फर्स्ट पेपर में। ये मेरा नेक्स्ट बैच का टारगेट है। ठीक है, और इस टारगेट के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट हो सकता है मैं सारा सब कुछ आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके अलावा प्यारे साथियों, ज्योग्राफी के बैच के बारे में बता दूं। देखो, ज्योग्राफी के बैच में टोटल 371 कैंडिडेट थे, जिनमें से 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ है। स्नेहा के ज्योग्राफी में 200 में से 154 नंबर थे, विनोद के 152 नंबर थे, प्राची के 150 नंबर थे, मधुकर के 150 और मोनाली के 150। ये है 200 में से नंबर। ठीक है, इसके अलावा प्यारे साथियों मैं बात करूं, ज्योग्राफी में 75% प्लस मार्क्स लाने वाले बैच में 5 कैंडिडेट हैं। ज्योग्राफी में 70% प्लस मार्क्स लाने वाले 12 कैंडिडेट हैं। 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ, 54 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ है। यदि दिसंबर 2020 जून 2021 की मैं बात करूं तो भाई जेआरएफ हुआ था 17 कैंडिडेटों का और नेट क्वालिफाई हुए थे 46 कैंडिडेट। अब यहाँ पर इतना अच्छा खासा रिजल्ट कैसे रहता है?
क्योंकि मैं फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, फिलहाल के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। आप कहीं पर भी किसी भी मास्टर से पढ़ो, आप खुद का अपना एक्सपीरियंस ले लो। चाहे आप क्या करते हो, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हो, इनको अच्छे से रट लेते हो आप, इनकी मोटी मोटी बुक पढ़ लेते हो। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल वाला पोर्शन थॉट, इनको आप क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। ठीक है, स्पेशली ह्यूमन और इको को तो आप कंप्लीटली इग्नोर कर देते हो। जियो टेक्निकल, स्टैटिस्टिकल, कार्टोग्राफी, इनको भी आप इग्नोर कर देते हो, और इसी वजह से आपका स्कोर नहीं हो पाता। लेकिन हमारे बैच में क्या होता है, हम फिजिकल और इंडिया ज्योग्राफी पर कम फोकस करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी पर कम फोकस करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की सारी यूनिट, चाहे वो सोशल कल्चर हो, चाहे ज्योग्राफी सोशल कल्चर ज्योग्राफी हो, चाहे फिर वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो, चाहे वो सेटलमेंट ज्योग्राफी हो, चाहे वो अर्बन ज्योग्राफी हो, चाहे वो रूरल ज्योग्राफी हो, चाहे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी हो, चाहे वो ट्रेड ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, चाहे वो स्टैटिकल ज्योग्राफी हो, चाहे वो जियोटेक्निकल वाला पोर्शन हो, और चाहे कार्टोग्राफी हो, चाहे थॉट हो। इन यूनिटों के ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा स्पेशली फोकस होता है, इसीलिए यहाँ से 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है। बाकी मैं फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और इंडिया ज्योग्राफी, इन चारों के ऊपर भी फोकस करता हूँ, लेकिन इन पर सभी करते हैं। मेरा सबसे स्पेशल पॉइंट है बाकी की 13 यूनिट जिन पर मैं स्पेशली सबसे ज़्यादा फोकस करता हूं, इसी वजह से हमारे यहाँ पर बहुत गजब का रिजल्ट निकलता है। तो आप चाहते हो ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना, आपके ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, आपको आपकी बार का पेपर बहुत टफ लगा है, तो आप हमारा ये ज्योग्राफी वाला बैच ले सकते हैं। अब की बार आपको पेपर भी इजी लगेगा और आप स्कोर भी शानदार करेंगे और जेआरएफ भी क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो चाहे आप फर्स्ट पेपर का बैच लो, चाहे ज्योग्राफी का बैच लो, दोनों जगह हमारा टारगेट रहता है 80% प्लस स्कोर करना और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना। नेट क्वालिफाई करना ना तो मेरा कभी जिंदगी में टारगेट था और ना मैं टारगेट लेकर पढ़ाता हूं। अब मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर देता हूं आपके। सबसे पहले, नेट क्या होता है? नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दोनों में अंतर क्या होता है? देखो, नेट के थ्रू आपको कोई फेलोशिप, जब नेट के थ्रू आप पीएचडी करोगे आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगा, लेकिन अब जब आप जेआरएफ के थ्रू पीएचडी करोगे, मतलब जेआरएफ करके जब आप पीएचडी करोगे तो आपको लगभग 27-28 लाख रुपए का फेलोशिप मिलेगा, बिल्कुल फ्री का। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जेआरएफ का टारगेट लेके पढ़ो, जिससे कि 27-28 लाख बिल्कुल फ्री के रूप में मिले आपको। अब उसके बाद नेट जेआरएफ पास करने का फायदा क्या है? देखो, नेट जेआरएफ करके आप पीएचडी में एडमिशन लेकर पीएचडी कर सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन सकते हो। आप किसी भी कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उसमें आप प्रिंसिपल बन सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करके। ठीक है, अब नेट और जेआरएफ में अंतर क्या है? देखो, यहाँ पर एक अंतर काम क्या करता है, जेआरएफ वालों को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है हर जगह, नेट वालों को कम वेटेज दिया जाता है हर जगह पर। उसके बाद में हम बात करें, अगला क्वेश्चन था आपके दिमाग में कि दिसंबर 2022 में जो नोटिफिकेशन आने वाला है, या दिसंबर 2022 वाला नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, दिसंबर 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको नवंबर तक देखने को मिल जाएगा। तो दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? नवंबर तक आ जाएगा। फोरम कब से शुरू होंगे? दिसंबर से आपके फोरम शुरू हो जाएंगे। आपका एग्जाम कब होगा? तो प्यारे साथियों देखो, दिसंबर तक आपके फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे, उसके लगभग 45 से 60 दिन बाद में एग्जाम हो जाता है। ठीक है, यदि हम 60 दिन का भी टाइम मान के चलें तो लगभग मार्च में आपका पेपर हो जाएगा, और यहाँ पर हम मार्च के टारगेट से ही पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना। मार्च में एग्जाम होने का टारगेट लेकर ही मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट पेपर के लिए भी और ज्योग्राफी के लिए भी। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर अपेयरिंग वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? यदि वो अपेयरिंग में है, फॉर्म फिलअप कर देते हैं और वो जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं, नेट क्वालिफाई कर जाते हैं, तो क्या उनका जेआरएफ या नेट वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देखो, सबसे पहली बात तो बताऊं, अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब आप पहले सेमेस्टर में हो, सपोज दैट फर्स्ट सेमेस्टर में हो आप, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं और आपका जेआरएफ वैलिड माना जाएगा।
ठीक है, क्या माना जाएगा, आपका जेआरएफ वैलिड माना जाएगा, 100% वैलिड माना जाएगा। तो जिन कैंडिडेटों ने अब की बार पीजी में एडमिशन लिया है और यदि उनका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो वो फॉर्म फिलअप करें, सीरियस होकर तैयारी करें और जेआरएफ क्वालिफाई करें। आपका जेआरएफ वैलिड माना जाएगा हर हाल में, ठीक है। इसका सीन क्या होता है कि जिस दिन आपका जेआरएफ का सर्टिफिकेट आएगा उससे जस्ट अगले 2 साल के अंदर अंदर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल से तरीके से भी आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा जब आपका सर्टिफिकेट आएगा उसके बाद से। तो ध्यान रखना, फर्स्ट सेमेस्टर वाले कैंडिडेट, फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सीरियस होकर तैयारी करो, जेआरएफ क्वालिफाई करोगे तो भी वैलिड माना जाएगा, नेट क्वालिफाई करोगे तो वो तो 100% ही परमानेंट वैलिड माना जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जेआरएफ भी वैलिड माना जाएगा, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस और अच्छे से पूरे सीख और समझ और सावधानी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करना शुरू कर दें फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई करने के सपने के साथ में। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखो, यहां पर आपके मास्टर डिग्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर मास्टर डिग्री में, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो मास्टर डिग्री में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर हम अपेयरिंग में, हमारा मास्टर डिग्री तो हुआ ही नहीं। भाई बिल्कुल ही टेंशन नहीं है, ठीक है। आपके एग्रीगेट बाद में हो जाना चाहिए, ठीक है। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना तो फॉर्म भरते समय आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक अपेयरिंग का आएगा, एक पास्ट का आएगा। यदि आपके पास मास्टर डिग्री हो चुकी है कंप्लीट तो आप पास्ट का डाल दो, यदि आप अपेयरिंग में हो तो आप अपेयरिंग का डाल दो, झंझट खत्म, ठीक है। अपेयरिंग में हो, आप जेआरएफ का अप्लाई कर रहे हो, फॉर्म जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि कैसे भी करके मास्टर डिग्री में आपकी 55% प्लस होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी रूल तो ये वाला है, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 50% का। उसके बाद एज लिमिट की बात की जाए, देखो अभी कोरोना के पीरियड में एज को बढ़ाकर 31 साल कर दिया गया था जेआरएफ के लिए। देखो नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, नेट का एग्जाम आप 75 साल की एज में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जेआरएफ के लिए यहाँ पर एज लिमिट है, ठीक है। कोरोना के टाइम में इस एज लिमिट को बढ़ाकर मैक्सिमम 31 साल कर दिया गया था जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों के लिए, ठीक है। फिर वापस अब इसको 30 साल कर देंगे क्योंकि कोरोना का पीरियड गया। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट 30 साल तक की एज तक जेआरएफ का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी वाले 33 साल की एज तक और एससी एसटी वाले 35 साल की एज तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यह था यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया। नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। अब पेपर की बात करें, देखो पेपर आपके 2 होंगे, एक फर्स्ट पेपर होगा जो 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा। इस तरीके से टोटल 300 नंबर का आपका पेपर हो गया। फर्स्ट पेपर का वेटेज 33% है, सब्जेक्ट का वेटेज 66% है। पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। टोटल 150 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने होंगे, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने हैं, एक साथ होंगे दोनों के दोनों पेपर। 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब इसमें मिनिमम पासिंग का क्राइटेरिया है। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। फर्स्ट पेपर में भी मिनिमम 40% होने चाहिए, आपके सब्जेक्ट में भी आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो आपके फर्स्ट पेपर में भी मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए और सब्जेक्ट में भी मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए। ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, सपोज डेट आपके सब्जेक्ट में 180 नंबर आ रहे हैं 200 में से, लेकिन फर्स्ट पेपर में आपके केवल 30 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। आप ओबीसी से हैं, फर्स्ट पेपर में 30 नंबर आ रहे हैं, आपको चाहिए कितने, 35 मिनिमम, तो आप क्या हैं, डिस्क्वालीफाई हैं, ठीक है। चाहे आपके मार्क्स कट ऑफ से कितने भी ज़्यादा क्यों नहीं जा रहे हो, इस कंडीशन में आपके मार्क्स हैं वो जेआरएफ की कट ऑफ से ज़्यादा जाएंगे। 210 नंबर, 210 नंबर पर लगभग जेआरएफ हो जाता है, लेकिन आप फेल हैं। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट पेपर में मिनिमम 35% नहीं लेके आए। और ये सीन है सब्जेक्ट में। सपोज डेट आप फर्स्ट पेपर में 100 में से 100 नंबर लेके आ रहे हो, सब्जेक्ट में आपके केवल 70 नंबर ही आए, तो ध्यान रखना यदि आप जनरल से हो तो, ठीक है। यदि आप जनरल से हो, सपोज डेट मैं 68 मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपके 68 नंबर आए, सब्जेक्ट में आपके 68 नंबर आए, फर्स्ट पेपर में आपके 100 नंबर आए, आप ओबीसी से हैं, ठीक है,
तो आप क्या हैं, डिस्क्वालीफाई हैं। चाहे आपकी कट ऑफ कितनी क्यों कम जा रही हो, चाहे आप जेआरएफ क्वालिफाई हो रहे हो उस कंडीशन में, लेकिन आप डिस्क्वालीफाई हैं। क्यों? क्योंकि आपने सब्जेक्ट में 35% या 40% के क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं किया। इसके अलावा कितने परसेंट कैंडिडेटों का जेआरएफ होता है, कितने परसेंट कैंडिडेटों का नेट होता है, तो जितने कैंडिडेट पेपर देते हैं उसके टॉप 1% का जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं और टॉप 6% का नेट क्वालिफाई करते हैं। टोटल 300 नंबर में से आपका रिजल्ट निकलता है। तो इस तरीके से ये सारा सीन था जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से बता रहा हूं कि यदि आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो नया बैच स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल भी देरी ना करें। देर या फिर, ठीक है, सपोज दैट अब आप लेट हो रहे हो ना, तो आपका जेआरएफ लेट होता जा रहा है, नेट लेट होता जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेटों ने बैच ले लिया है ऑलरेडी, ठीक है, जितने कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई होगा उतने कैंडिडेटों ने ले लिया बैच ऑलरेडी। अब यदि आप लेट कर रहे हो ना, तो समझो फिर वो केवल ही आप लेट कर रहे हो, आप हर जगह से लेट हो रहे हो। तो आप बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी में लग जाओ यदि आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना। और फर्स्ट पेपर में यदि आपका सब्जेक्ट कोई भी हो लेकिन फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, फर्स्ट पेपर की वजह से आपका जेआरएफ रुक जाता है, तो अब की बार किसी हाल में नहीं रुकने दूंगा यदि हम दोनों साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो। ठीक है, तो ये है सारी कहानी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।